बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये क्या चीज है और इसका क्या फायदा है, ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना जरूरी है। आपको मैंने बताया था कि जब भी एक चार्ज आपके पास मौजूद हो तो उस चार्ज के गिर्द जो है वो एक फील्ड होता है, जिसको मैं समटाइम इस तरह से लाइंस की फॉर्म में शो करता हूं। ये जो फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब मैं अगर देखना चाहूं कि किसी जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं, इस चीज को जज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक एरिया लूंगा और उस एरिया को उस जगह पर रख दूंगा। अब जब मैं उस जगह पर रखूंगा तो कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस तो पास होंगी। जितनी फील्ड लाइंस वहां पर पास होंगी मैं कहूंगा ये इस एरिया में से गुजरने वाला फ्लक्स है। और क्योंकि मैं किसकी क्वांटिटी मेजर कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद मेजर कर रहा हूं, तो इसलिए इस फ्लक्स को मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलूंगा। तो अगर हम यहां से देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है कि किसी भी फील्ड की कितनी अमाउंट एक जगह से पास कर रही है। इसी एरिया को अगर मैं थोड़ा सा दूर ले जाऊं तो आप देखेंगे अब यहां पर कुछ और नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास कर रही हैं। तो अब मैं कहूंगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी एरिया में से कुछ और है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हो। स्टूडेंट्स, आपको ये बात जो है बुक ने एक डायग्राम में भी दिखाई होगी और अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहां पर अगर आप ये एरिया देखें तो इसमें से फ्लक्स जो है वो ज्यादा पास कर रहा है क्योंकि ज्यादा लाइंस हैं। और अगर आप इसी एरिया को दूसरी जगह पर देखें तो वहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास लाइंस क्योंकि कम पास करी हैं, तो मैं कहूंगा यहां पर फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कम होगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? हम यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, जो पास कर रही हो, पासिंग थ्रू एन एरिया, जो किसी एरिया में से पास कर रही हो, थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है हमारे पास सादा कॉन्सेप्ट कि ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन तो हम लोगों ने लिख लिया। अब यहां बच्चे क्या पूछते हैं कि सर क्या फ्लक्स सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही हो सकता है, क्या किसी और चीज का फ्लक्स नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट्स। फ्लक्स जो है ना वो किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है, तो उसका अगर आपने फ्लो देखना है किसी भी पॉइंट पर कि कितना फील्ड वहां से पास कर रहा है, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन करें, क्या हम लोगों ने मैग्नेट्स नहीं पढ़े? मैग्नेट्स के गिर्द भी तो एक फील्ड होता है, ये भी एक वेक्टर फील्ड है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, लेकिन इसको हम कहते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब जरा इमेजिन करें, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी अगर आप एक एरिया रखें तो आप देखेंगे कि इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी। ये इस फील्ड का फ्लक्स है क्योंकि फील्ड कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फ्लक्स को क्या बोलेंगे कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो फ्लक्स बेसिकली आज के आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, हर वेक्टर फील्ड का कोई फ्लक्स होता है। जब भी आपने किसी वेक्टर फील्ड का फ्लो देखना हो किसी रीजन में, किसी जगह पर कितना है, तो आप फ्लक्स का सहारा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि फ्लक्स जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक जनरल कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहां पर भी इस्तेमाल करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये क्वांटिटी है तो इसका कोई ना कोई सिंबल तो होगा, तो डेफिनेटली वो सिंबल मैं आपको बता देता हूं। याद रखिएगा, इसका सिंबल जो है वो
ग्रीक लेटर होता है जिसको हम बोलते हैं फाई, और इसके साथ छोटा सा ई लिखेंगे। फाई फ्लक्स को शो करेगा, ये ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करेगा, क्योंकि फ्लक्स तो और भी वेक्टर फील्ड्स के हो सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो ग्रीक लेटर हम यूज करते हैं बार बार आते हैं। आपको मालूम है हमारी जो जनरल लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है, तो उसमें आपको पता है अल्फाबेट्स होते हैं, हर लैंग्वेज में अल्फाबेट्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो ग्रीक लैंग्वेज है उसके भी अल्फाबेट्स कुछ इस तरह से थे। और ये जो अल्फाबेट्स हैं अगर आप देखें तो ये अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, थीटा, ईटा, ये मतलब डिफरेंट है। उन्हीं में आपको ये फाई भी दिख रहा है। तो ये हमारे पास जो फाई है ये ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक अल्फाबेट था। क्योंकि अब ग्रीक अल्फाबेट जो है वो ज्यादा यूज नहीं होते इंग्लिश में, तो हम उनको एज ए सिंबल यूज कर लेते होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता चल गया कि इसका सिंबल क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला जो है ना वो मैं आप लोगों को बताता हूं। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, ताकि हम इसको टेक्निकल तरीके से देखें, ना कि सिर्फ रट्टा मारें। देखिए, आपको मालूम है फ्लक्स क्या बताता है कि किसी जगह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। जरा इमेजिन करें, अगर मेरे पास यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप एक एरिया इसके सामने रखें, आप देख रहे हैं कि इस एरिया में से 10 फील्ड लाइंस पास कर रही है। मैं क्या कहूंगा, इस एरिया का फ्लक्स कितना है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो आप कहेंगे 10। नाउ स्टूडेंट जरा इमेजिन करें, अगर वहां पर चार्जेस स्ट्रांग हो तो आपको पता है फील्ड भी स्ट्रांग होगा। अब जब फील्ड आप स्ट्रांग करेंगे तो आपको मालूम है ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस उतने ही एरिया में आ जाएंगी। तो अब आप देखेंगे तो उस एरिया में से ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अब आप कहेंगे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा हो गया, जिस इस एग्जांपल में 20 हो गया। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक चीज किस पर डिपेंड कर रहा है, ई पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितना स्ट्रांग है। जितना स्ट्रांग ज्यादा होगा उतना हमारे पास वहां पर फील्ड लाइंस की तादाद ज्यादा होगी, उतना उस एरिया में से ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे, हेंस फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस पर डिपेंड कर रहा है फ्लक्स। मैं यहां साइड पर लिख देता हूं क्योंकि ये सिर्फ समझाने वाली बात है कि एक तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरी क्या चीज है जिस पर ये फ्लक्स डिपेंड करेगा, जरा इमेजिन करें, वही सिनेरियो दोबारा से देखें। ये हमारे पास कुछ फील्ड लाइंस है जो इस एरिया में से पास कर रही हैं, और हमें मालूम है कि इस वक्त जो फ्लक्स है वो 10 है, क्योंकि 10 लाइंस इस एरिया में से पास कर रही हैं। जरा इमेजिन करें, अगर मैं ये एरिया जो है वो छोटा कर दूं, तो आप जरा देखेंगे जब एरिया छोटा कर दूंगा तो अब इसमें से कम लाइंस पास करेंगे। तो अब मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्या फील्ड को छेड़ा मैंने? नहीं, फील्ड तो वैसे का वैसा ही है, उतनी इंटेंसिटी का है। तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने एरिया को कम कर दिया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक और चीज पर भी डिपेंड कर रहा है, और वो ये कि आप जिस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो सरफेस कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास एक चीज जो है वो एरिया आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, तीसरी क्या चीज है जिस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, आइए जरा देखते हैं। इमेजिन करें अगर मेरे पास ये वही सिनेरियो दोबारा से देखते हैं जिसमें हमारे पास सरफेस जो है कुछ इस तरह से पड़ी है कि इसमें से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो मैं कहूंगा इसका फ्लक्स 10 है। लेकिन जस्ट इमेजिन करें अगर मैं इस सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, थोड़ा सा बेंड कर दूं, तो आप देखेंगे कि अब इसका एंगल चेंज होने से उतनी फील्ड लाइंस अब पास नहीं कर रही, बल्कि कुछ फील्ड लाइंस जो पहले पास कर रही थी अब इस सरफेस में से नहीं जाएंगी। तो अगर आप देखेंगे कि इस सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो आपको पता चलेगा कम पास कर रही हैं। तो मैं कहूंगा कि फ्लक्स कम हो गया। क्या मैंने यहां एरिया को छेड़ा? हरगिज नहीं। क्या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को छेड़ा? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने यहां किस वेरिएबल को चेंज किया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो गया? तो आपने देखा मैंने एंगल चेंज कर दिया है उस सरफेस का, कि जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब एक तो ई आ गया, ए आ गया, और तीसरी चीज जिस पर डिपेंड करेगा वो है एंगल। अब वो मैं जब एंगल की बात करूंगा तो आपको पता खाली एंगल तो नहीं आता, या एंगल का साइन आता है या कॉज आता है। यहां पर हम जो है वो कॉज लेंगे, उसकी वजह मैं भी आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा। तो आप लोगों ने देखा कि फार्मूला वैसे तो हम वैसे याद कर सकते हैं कि फार्मूला क्या है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली देखें कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है तो हमें खुद ही फार्मूला पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा फासला रख के लिख रहा हूं क्योंकि अभी आप लोगों को वजह पता चलेगी। तो इसका फार्मूला है फ्लक्स का ई ए कॉस थीटा। ये है हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला, जिसमें
हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, हमारे पास एरिया भी आ गया क्योंकि फ्लक्स उस पर भी डिपेंड कर रहा है, और हमारे पास कॉस थीटा क्योंकि एंगल पर भी फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। अब जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में ये ई ए कॉस थीटा को जरा फोकस करें। आप लोगों को याद है मैंने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में बताया था कि ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? ए बी कॉस थीटा। ये तो बड़ी डॉट प्रोडक्ट की बड़ी सिंपल सी बात है जो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में बताई। तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। जरा इमेजिन करें अगर किसी ने ए बी कॉस थीटा लिखा हो तो फिर मैं उसको वापस रिवर्स में कह सकता हूं ए बी कॉस थीटा किसके बराबर होगा? ए डॉट बी। आप देख रहे हैं कि मैं दोनों बातें कह सकता हूं, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर है या ए बी कॉस थीटा ए डॉट बी के बराबर है। स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, अगर ए बी कॉस थीटा की बजाय ई ए कॉस थीटा हो तो फिर मैं इसको भी कह सकता हूं कि क्योंकि ये ए बी कॉस थीटा था तो ए डॉट बी है, तो ये ई ए कॉस थीटा है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं कह सकता हूं ई डॉट ए। असल में मैं इसको ऊपर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपकी बुक ने इसको पहले लिखा है, इस वजह से मैं आप लोगों के सामने यहां पर इसको शो कर रहा हूं। यह है हमारे पास फ्लक्स का एक और फॉर्मूला। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फ्लक्स को हम डॉट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स का डॉट है। जरा तवज्जो कीजिएगा, यहां से मैं लिख देता हूं कि मैथमेटिकली इट कैन बी written as dot product of E and A। स्टूडेंट्स अब आएगी आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत तवज्जो से सुनने वाली बात है। ये ए क्या है? जरा तवज्जो से देखिएगा। व्हाट इज दिस? आप फौरन कहेंगे एरिया, लेकिन स्टूडेंट्स इसके ऊपर ये वेक्टर नजर आ रहा है आप लोगों को साइन, इसका मतलब ये एरिया नहीं है, बल्कि एक्चुअली में इसे कहेंगे वेक्टर एरिया। याद रखिएगा ये वेक्टर एरिया। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे आप लोगों को मालूम है, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल हो जिसकी एक साइड 2 है और दूसरी साइड 3 है, तो आपको मालूम है कि ये जो इसके दरमियान में ये एरिया है, सरफेस पूरी रेक्टेंगल की, जिसको मैंने इस कलर में शो किया, ये हमारे पास सरफेस बता रही है। तो ये सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया बताता है कि वो बॉडी कितनी बड़ी है, उसका एरिया कितना ज्यादा या कितना कम है। और आप कैसे निकालेंगे सरफेस? आपको मालूम है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या करते हैं, ये लेंथ है, ये विड्थ है, और एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो 2 इंटू 3 ये आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स ये जो आप लोगों ने देखा ये सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी इस रेक्टेंगल का ये जो सरफेस है इसकी भला क्या डायरेक्शन होगी? लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? वो हमारे पास एक वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया कहां होगा? इसी एग्जांपल में देखते हैं वेक्टर एरिया कहां होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ करें। ये वेक्टर जो ड्रॉ किया है, याद रखिएगा इसका मैग्नीट्यूड भला कितना रखना है? जितना वो सरफेस का आया था, सरफेस कितनी थी? 6। तो फिर इसका आपने उसी 6 यूनिट लेना उसी स्केल में। तो हमने इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6 रख दिया, और इसकी डायरेक्शन कहां रखनी है? इसकी डायरेक्शन रखनी है उस पूरे एरिया के परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एरिया का वेक्टर है। स्टूडेंट्स बड़ी ही तवज्जो से ये बात आप लोग नोट कर लें कि ये जो वेक्टर एरिया, इसका एक और नाम भी हम कहते हैं, वो ये है कि ये नॉर्मल टू द एरिया है, इसलिए इसको समटाइम नॉर्मल एरिया कह देते हैं। नॉर्मल का मतलब भी क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो जरा इमेजिन करिए दोबारा से, मेरे पास ये एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड 2 है, एक साइड 2 है। आपको मालूम है कि अगर मैंने सरफेस एरिया निकालना है तो ये जो दरमियान में कलर्ड एरिया है ये हमारे पास सरफेस एरिया, और ये कितना होगा आपको मालूम है? 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने वेक्टर एरिया निकालना है तो वेक्टर एरिया कैसे निकालूंगा? कि इसी सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ करूं जिसका मैग्नीट्यूड 4 हो,
और वो इसके परपेंडिकुलर होगी। अब ये जो आपको नजर आ रहा है वेक्टर, ये वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो याद रखिएगा वेक्टर एरिया, जिसका दूसरा नाम क्या है जी, नॉर्मल टू एरिया या समटाइम्स नॉर्मल एरिया भी कह देते हैं। तो याद रखिएगा नॉर्मल एरिया क्या होता है जी, कि हमारे पास इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सरफेस एरिया। इसका मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया जितना होता है, बट इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बट डायरेक्शन इज नॉर्मल टू, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। तो याद रखिएगा ये हमारे पास वेक्टर एरिया होता है। याद रखिएगा अगर आपको एरिया के ऊपर वेक्टर का निशान नजर आ जाए तो हमारे पास वेक्टर एरिया कहलाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर ये दोनों वेक्टर्स हैं और इनका डॉट लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, क्योंकि जब भी दो चीजों का डॉट लेते हैं तो आंसर स्केलर आता है। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ स्टूडेंट्स, इसके इंट्रोडक्शन की आखिरी बात कि इसका यूनिट क्या होगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हमेशा फार्मूला से निकलता है। अगर आप यहां पर देखें, इसका जो फार्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो है न्यूटन पर कूलम। और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये है इसका यूनिट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, और हम लोगों ने फॉर्मूला के अंदर इंपॉर्टेंट चीज कि ये वेक्टर एरिया और स्केलर एरिया एक चीज नहीं है। और याद रखिएगा ये जो हमारे पास थीटा है ना, इसके बारे में भी एक बात याद रख लें, ये थीटा किस किस के दरमियान एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन, जिन दो चीजों का डॉट लेते हैं उन्हीं के दरमियान होता है एंगल। और किन दो चीजों का डॉट है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नहीं बोलना, वेक्टर एरिया के दरमियान। तो थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो एंगल यहां पर सरफेस के साथ नहीं लेंगे, क्योंकि ये वेक्टर एरिया है, तो हम एंगल जो है वो वेक्टर एरिया के साथ लेंगे। और वेक्टर एरिया कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। हमें क्वांटिटी भी पता चल गई कि स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट भी पता चल गया। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 3 इंपॉर्टेंट केसेस। आइए जरा देखते हैं वो केसेस क्या हैं। स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं कि वो 3 केसेस जो हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने, वो कौन सा केस है। पहला देखते हैं जी, हमारे पास है जी सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायग्राम आप लोगों के सामने बनी है कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस में सारा का सारा, और उसके सामने मैंने एक सरफेस रखी है जो बिल्कुल वाई एक्सिस में पड़ी है, यानी कि सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सूरत में होगा क्या, कितना फ्लक्स पास करेगा, जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करते हैं इसको 3D में। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में है सारी की सारी। अगर आप इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक सरफेस रखें तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैक्सिमम तादाद को उसमें से पास करवाने की कोशिश की, क्योंकि जब आप किसी को परपेंडिकुलर रखेंगे सरफेस को तो फिर उसमें से मैक्सिमम जितनी लाइंस पास कर सकती है वो करेंगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पोजीशन में आप लोग कहेंगे कि फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू दैट एरिया। तो इसको मैं कह सकता हूं कि सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं कहूंगा कि इन दिस केस फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
वुड बी मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम लाइंस पास कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोगों ने देखा मैं ये रिजल्ट किस बुनियाद पर निकाला है? ये रिजल्ट मैंने मैथमेटिक्स की बुनियाद पर नहीं निकाला, क्योंकि मैंने अभी तो फार्मूला लगाया ही नहीं। ये तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, एक लॉजिक को देखते हुए कि मुझे नजर आ रहा है कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा, तो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या हमारा जो फॉर्मूला है क्या वो भी मैक्सिमम आंसर देगा? अब हम जरा देखते हैं, तवज्जो कीजिएगा। हम जानते हैं कि फ्लक्स कितना होता है जी, किसी भी सरफेस में से फ्लक्स होता है E डॉट ए, अभी मैंने बताया आप लोगों को, और E डॉट ए किसके बराबर आएगा? E A cos थीटा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहां मैंने E A cos थीटा लिखा। अब जरा तवज्जो कीजिए, थीटा एंगल निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, एरिया वाई एक्सिस में लिखा हुआ है, पड़ा हुआ है, और परपेंडिकुलर भी लिखा है मैंने। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर भी पता चल रहा है कि ये वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस में तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। वैसे मैंने परपेंडिकुलर शो किया तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। लेकिन जब स्टूडेंट्स मैं थीटा 90 पुट करूंगा, बताइए कॉस 90 कितना होता है? अगर आपको याद है तो कॉस 90 जीरो होता है। जब जीरो आएगा इसका आंसर, तो सारी चीज मल्टीप्लाई होकर आंसर जीरो आ जाएगा। तो आपका मैथ्स और आपकी ऑब्जर्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही। आपकी ऑब्जर्वेशन कह रही है मैक्सिमम लाइंस पास करेंगी, आपका मैथ्स कह रहा है मिनिमम लाइंस पास करेंगे। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ यहां पर एंगल लेने में हुई है हमसे। जरा तवज्जो कीजिएगा, मैंने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि एक दफा आपको बताऊं कि यह चीज आप लोगों ने नहीं करनी। अब क्या मसला किया हम लोगों ने एंगल में? थीटा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था अभी पिछले बोर्ड पर? आइए जरा देखते हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ना बोले, वेक्टर एरिया बोले। और वेक्टर एरिया मैंने आपको बताया था वो सरफेस एरिया नहीं होता, बल्कि सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो अभी मैंने आप लोगों के सामने केस बनाया, जरा आइए इस केस को देखते हैं। ये मैंने आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड रखी थी, उसके परपेंडिकुलर मैंने सरफेस रख दी। लेकिन जरा इमेजिन करें स्टूडेंट, इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मैं एक और वेक्टर बनाऊं, ये होगा वेक्टर एरिया। और जरा इमेजिन करें, वेक्टर एरिया भी एक्स एक्सिस में नहीं बना। तो इसका मतलब हमसे गलती क्या हुई? हम इसका और सरफेस का एंगल ले रहे थे, हालांकि सरफेस का नहीं बल्कि सरफेस के ऊपर वेक्टर एरिया बनाकर उसके साथ एंगल लेना है। तो अब ई और वेक्टर एरिया तो सेम एक्स एक्सिस में हो गए, तो एंगल कितना हुआ? जीरो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैं बोल परपेंडिकुलर रहा हूं लेकिन एंगल थीटा जीरो ले रहा हूं, क्योंकि यहां मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, जबकि एंगल मैंने सरफेस एरिया के साथ नहीं बल्कि वेक्टर एरिया के साथ लेना है। नाउ स्टूडेंट्स, जब एंगल जीरो होगा तो आपको मालूम है फ्लक्स फिर किसके बराबर आएगा? ई ए कॉस जीरो। और कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो क्या रह जाएगा बाकी? ई ए। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लक्स का जो आंसर है। याद रखिएगा, हमारे पास ये मैक्सिमम आंसर आ रहा है। एक और बात यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि इस इक्वालिटी के साइन से पहले ये जो ए है इसके ऊपर वेक्टर का निशान है, ये वेक्टर एरिया है। लेकिन इस इक्वालिटी के साइन के बाद वाला जो ए है उसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं है, ये सरफेस एरिया है। और यही वो ए है जो यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो ये जो ए एंड पर आया ये सरफेस एरिया का ए है, ये वेक्टर एरिया का ए नहीं है। और याद रखिएगा, सरफेस तो परपेंडिकुलर थी, तो इसके साथ एक छोटा सा साइन आपको नजर आएगा इस तरह का, ये परपेंडिकुलर को शो करने का साइन आता है। तो याद रखिएगा, यहां पर परपेंडिकुलर कह रहा हूं हालांकि ऊपर 0 डिग्री पुट कर रहा हूं, तो अब इसका फर्क आप लोगों को मैंने बता दिया। ये बार बार इस्तेमाल होगा तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 है कि सरफेस पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके। तो ये देखिए जी, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वैसे ही जैसे एक्स एक्सिस में था, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड अब एक्स एक्सिस में है और मैंने सरफेस को भी एक्स एक्सिस में रख दिया है। आइए ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होगा। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि अगर मैं यहां पर देखूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो एक्स एक्सिस में है और मैं इनके पैरेलल एक्स एक्सिस में ही एक सरफेस रख दूं, आपको मालूम है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या उससे ऊपर से पास करेगी या नीचे से पास करेगी, उसमें से तो कोई भी पास नहीं करेगी क्योंकि तो पैरेलल पड़ा हुआ है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन कह रही है
कि भाई इस सूरत में इस सरफेस में से कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा, तो फ्लक्स कितना हुआ, जीरो या मिनिमम कह सकता हूं। तो अब फ्लक्स आपने देखा कि जीरो हुआ इस केस में। आइए देखते हैं क्या मैथमेटिक्स ये कह रही है। अब अगर हम गलती करेंगे तो क्या करेंगे, ये देखिए मैंने बोल दिया पर पैरेलल, तो आप क्या कहेंगे, पैरेलल का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री। और जब आप इसी फॉर्मूला में 0 पुट करेंगे तो cos 0 तो 1 आता है और आपका आंसर मैक्सिमम आ जाएगा। हालांकि ऑब्जर्वेशन कह रही है कि कोई फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं करनी, यहां पर भी वही मिस्टेक करेंगे हम। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा, आप पहले इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर एरिया ड्रॉ करें। ये जो आपने वेक्टर एरिया ड्रॉ किया है, आपने इसके साथ एंगल लेना है। तो जरा देखते हैं क्या एंगल बनता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आपने देखा कि जब ये ऐसे जा रही थी, इसने क्या एंगल बनाया, इसने 90 डिग्री बनाया। तो स्टूडेंट्स यहां से हमें आइडिया हो गया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया आपस में 90 डिग्री है। तो याद रखिएगा, जब मैं यहां पर वर्ड पैरेलल यूज कर रहा हूं, वो सरफेस के लिहाज से बात कर रहा हूं, लेकिन एंगल क्योंकि वेक्टर एरिया के साथ लेना है, तो एंगल मैं 90 डिग्री लूंगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो मैं ये बात लिख दूं कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया था कि इन दिस केस फ्लक्स विल बी 0, कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। ये तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा। अब हमारे पास मैथमेटिकली देखते हैं, हमें मालूम है फ्लक्स E डॉट ए के बराबर होता है, और फर्दर इस फॉर्मूला को अगर हम खोलें तो ये ई ए कॉस थीटा आता है। लेकिन थीटा कितना है जी, थीटा है 90 डिग्री। हालांकि पैरेलल का वर्ड है, लेकिन थीटा हम 90 डिग्री लेंगे। जब मैं इधर 90 डिग्री पुट करूंगा तो ये आ जाएगा ई ए कॉस 90। और स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो कॉस 90 0 होता है, तो हमारे पास फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। ये हमारे पास फ्लक्स मिनिमम हो गया। तो आप जरा देख लीजिए कि आप लोगों ने यहां पर मिस्टेक नहीं करनी कि यहां परपेंडिकुलर वर्ड आएगा लेकिन थीटा 0 होगा, और यहां पैरेलल का वर्ड आएगा लेकिन थीटा 90 डिग्री होगा। ये सिर्फ फर्क इस चीज का है कि एक में हम स्केलर एरिया या सरफेस एरिया ले रहे हैं और एक में हम वेक्टर एरिया या नॉर्मल एरिया ले रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये देखिए अगर आप लोगों ने गौर किया, ये वाला ए मैंने अभी पहले भी बताया, ये वेक्टर एरिया है, ये स्केलर एरिया है, और ये भी स्केलर एरिया है, यानी कि सरफेस एरिया, और सरफेस तो पैरेलल है। तो मैं इसके साथ पैरेलल का निशान डालूंगा। ये देखिए जी, ये होता है पैरेलल का निशान। दो पैरेलल लाइंस डाल दें तो पता चल जाता है कि ये पैरेलल है। तो यहां मैं 90 पुट कर रहा हूं लेकिन पैरेलल बोल रहा हूं। अब आपको ये समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा, ये तो कोई दो एक्सट्रीम केसेस हैं। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, ये दो केसेस आप लोगों ने देखा। और स्टूडेंट्स एक और बात यहां पर आप लोग देख लीजिए कि ये जो पैरेलल और परपेंडिकुलर के साइंस मैंने डाले हैं, ये आपकी बुक ने भी यहां पर ये दोनों इक्वेशंस में डाले हुए हैं, तो आप लोगों ने इसमें परेशान नहीं होना। जरा तवज्जो से आप देखते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे पास केस है वो क्या केस है। स्टूडेंट्स हमारे पास केस नंबर 3 को जरा देखते हैं। केस नंबर 3 है कि सरफेस इज नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो सरफेस है ना ही वो पैरेलल ना ही वो परपेंडिकुलर है। जो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर होती तो ऐसे होती, पैरेलल होती तो ऐसे होती। अब ये इस डायरेक्शन में है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको इमेजिन करते हैं, ऑब्जर्व देखते हैं हम क्या करेंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक्स एक्सिस में। जरा इमेजिन करें अगर मैं एक सरफेस बिल्कुल परपेंडिकुलर रखूं तो आप लोग देखेंगे कि इसमें से बहुत सी लाइंस पास करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और अगर मैं पैरेलल रख दूं सरफेस तो आप लोग देखेंगे कि कोई लाइन नहीं पास करेगी, तो फ्लक्स मिनिमम हुआ। लेकिन अगर मैं ये सरफेस किसी एंगल पर रखूं तो आप देखेंगे अब फ्लक्स ना उतना मैक्सिमम है जितना पहले था, लेकिन ना ही जीरो है, बल्कि अब ये दरमियान में है, कुछ लाइंस पास कर रही हैं। अब हम कहेंगे कि हमारा जो फ्लक्स है ना ही वो मैक्सिमम है ना ही वो मिनिमम है। अब कितना होगा ये एंगल पर डिपेंड करेगा। आपको मालूम है आप एंगल जो है वो जैसे जैसे चेंज करेंगे, जो लाइंस उसमें से पास करी है उनकी तादाद भी बढ़ती और कम होती जाएगी, यानी कि चेंज होती जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स ये हमारे पास नतीजा क्या आया कि इन दिस केस
फ्लक्स इज नीदर मैक्सिमम, ना ही मैक्सिमम होगा, नॉर मिनिमम, और ना ही फ्लक्स मिनिमम होगा। तो फिर कितना होगा? फिर तो ये एंगल पर डिपेंड करेगा। इट कैन बी गिवन बाय, तो फिर हम उसको किस फॉर्मूला से देंगे जी? इट कैन बी गिवन बाय फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, और ये बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। फिर हमारे पास जो एंगल होगा, क्योंकि एंगल तो फिर कई किस्म के हो सकते हैं, जितना मर्जी रख लें, तो उस हिसाब से फ्लक्स होगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने तीनों केसेस जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए। एक आखिरी बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुननी है, वो एक छोटा सा एमसीक्यू है, और वो ये है कि एट व्हाट एंगल flux is half of its maximum value. ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू मैं जानबूझकर आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को एक बात हमेशा याद रहे, जो मैं इसमें भी करूंगा। जरा तवज्जो कीजिए। आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैंने एक सरफेस रख दी, और मैंने देखा कि इसमें से टोटल 10 लाइंस पास कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ इस सरफेस में से? 10 हुआ ना। जरा इमेजिन कीजिएगा, अगर मैं जो एरिया ऐसे रख दूं तो आपको मालूम है कि इस सूरत में हमारे पास कोई लाइन पास नहीं करेगी, तो हम कहेंगे फ्लक्स 0 हुआ। यानी मैक्सिमम फ्लक्स 10 है अगर इस तरह से रखा जाए, और मिनिमम फ्लक्स 0 है। अगर मैं कहूं फ्लक्स मैक्सिमम का हाफ कब होगा, यानी कि मैक्सिमम कितना था 10, तो 5 कब होगा? अब बच्चे कहते हैं कि यार इस कंडीशन में 0 है, इस कंडीशन में फ्लक्स 10 है, तो अगर मैं बिल्कुल दरमियान में रखूं यानी 45 डिग्री पर, तो फिर हमारे पास जो है वो फ्लक्स 5 होगा। आइए जरा करके देखते हैं स्टूडेंट्स। जरा इमेजिन करें अगर मैं यहां पर 45 डिग्री पर लिखूं, तो आप लोग देखेंगे कि अभी भी फ्लक्स जो है वो 5 से ज्यादा है, तकरीबन 7 के करीब लाइंस जो है वो इसमें से पास कर रही हैं। तो अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे समझते हैं अगर हमने फ्लक्स को हाफ करना है मैक्सिमम से, तो वो एंगल को हाफ कर देते हैं। हालांकि आप लोगों ने ये बात नहीं भूलनी कि इस फॉर्मूला में हमारे पास एंगल नहीं है, बल्कि एंगल का कॉज है। तो अगर मैं कहता हूं फ्लक्स मैक्सिमम का हाफ आए, तो आपने ऐसा एंगल पुट करना है जिसका कॉज का आंसर हाफ आए, यानी कि 0.5। और याद रखिएगा कॉज 60 0.5 होता है। तो इसका मतलब यहां पर आप लोगों ने याद रखना है कि अगर मैं इसको इस तरह से रखूं कि वो वेक्टर एरिया के साथ 60 डिग्री बनाए, फिर आप देखेंगे इसमें से 5 लाइंस ही पास कर रही होंगी, यानी कि हाफ लाइंस पास कर रही हैं। तो आप लोगों ने देखा कि आपने एंगल को हाफ नहीं कर देना कि 90 पर मैक्सिमम है तो 45 एंगल का हाफ है, तो 45 पर फ्लक्स भी हाफ होगा। नहीं, फ्लक्स 60 पर हाफ होगा क्योंकि कॉज आ रहा है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 60 आपका आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत सी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।